और अपना इंसान का जो खाने पीने और पहनने होने पर इस पर बाइंड नहीं होना चाहिए। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। स्कूल में एजुकेशन जो महिलाएं हैं अगर बहुत बढ़िया से ढक के जाती तो बहुत अच्छा से उसे संस्कार समझ में आता है। कम कपड़ा पहन के जाते हैं तब भी बात करते हैं कि ऐसे कर रहा, फुल कपड़ा भी पहन के जाते हैं तब भी बात कर रहे हैं, तो गलत चीज़ है। वही मुल्क तरक्की करेगा जो शांति सद्भाव बना के रहेगा। जात मजहब उठ से अगर सोचेगा मुल्क तरक्की करेगा। और ऐसे लोग जब तक रहेंगे मुल्क तरक्की के बारे में सोचना बुर्फ की बात है, कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। मैं हूं एस अत्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हां, आज एक बार फिर मैं हूं फुलवारी शरीफ के अजय कुमार रजक और उर्फ गुड्डू भाई के नाम से मशहूर। आज मैं उनके साथ में हूं और जैसा कि आपको पता है कि चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। मई में जो है इलेक्शन होने वाला है फुलवारी शरीफ नगर परिषद का, और सभी जनप्रतिनिधि अब जनता के जनसंपर्क में अभियान छेड़ रखा है अलग तरीके से। हालांकि अभी जो है नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन मालूम है कि हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है कि 5 साल पे चुनाव होना है तो होना ही है। तो आइए बात करते हैं गुड्डू रजक से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। सबसे पहले धन्यवाद। आप ये बताइए गुड्डू भाई कि आपको जनता इस बार और क्यों वोट दे? देखिए, उपसभापति मेरे भाभी जी हैं जी। और जो भी नगर परिषद में पॉलिसी तय होता है तो उस मीटिंग में उनको बैठना होता है। उस मीटिंग में तो हम बैठते नहीं थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो फील्ड का काम है उनके आदेश पर किया जाता था। लेकिन जहाँ पॉलिसी तय होता था तो वहाँ तो उनको मीटिंग में रहना था, इसलिए क्या तय हुआ नहीं हुआ हम लोगों की जानकारी में नहीं थी। तो मानिए हम लोगों के मुखिया बिहार के नीतीश कुमार के जो महिलाओं को 25% आरक्षण मिला, उसी लाभ से महिलाओं की भागीदारी वहाँ नगर परिषद में या पंचायत में मिला है। लेकिन इसकी व्यवहारिक रूप में ट्रेनिंग अच्छा से नहीं हुआ महिलाओं पर कि पॉलिसी तय हो रहा है तो आप जिस नगर परिषद में है तो उसका म्युनिसिपल एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, पंचायत अधिनियम की जानकारी होना चाहिए। और इसलिए जो पॉलिसी तय करने में उन लोग का अहम भागीदारी नहीं रहा। बोर्ड का बैठक होता था, क्या हुआ अंदर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर से जो कार्यपालक पदाधिकारी उनसे मिलके जुलके क्या हुआ जानकारी हुआ, तो अपने क्षेत्र में बहुत सा चौमुखी विकास हुआ है। जैसे जनता का राशन कार्ड हो या वृद्धावस्था पेंशन हो या सामाजिक पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना से गरीब को मकान बनाने की योजना हो, कुछ हद तक हम लोग बहुत कराए हैं। लेकिन मेन फुलवारी नगर परिषद में जो समस्या है वो जल निकासी का है। इसके बारे में हम लोग बाहर से नगर पालक पदाधिकारी से बोलते रहे। अभी आप बैठे हुए वार्ड नंबर 24 में ईसोपुर, यहाँ 4 वार्ड है, 23, 24, 25, 26। आप देखे होंगे कि 25 नंबर के जो दक्षिण तरफ इलाका है, जो खाली ज़मीन है, पिछले 20 वर्षों से नगर परिषद का पानी वहाँ लगा हुआ है, जिससे 100 से 200 बीघा ज़मीन आज तक जलमग्न रहता है। इसकी भी लगातार हम नगर कार्यपालक पदाधिकारी से चर्चा करते रहे कि इसका निकासी होना चाहिए। ये प्राइवेट ज़मीन में पानी बह रहा है, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन आश्वासन मिलते रहा, लेकिन वो कार्य आज तक नहीं हुआ। इधर प्लानिंग हुआ था, लेकिन फिर भी लगता है कि अभी इस जो सेशन है हम लोगों का, इसमें नहीं संभव है। चुनाव के बाद इस पे चर्चा हो सकती है। चुनाव इसीलिए हम चुनाव नगर उपसभापति के लिए लड़ने के लिए मन बना है कि जब तक मैं स्वयं वहाँ नहीं जाऊँगा जीत के, अगर जनता चाही तो, तब तक कोई कारगर प्लानिंग में भागीदारी नहीं हो सकता है। जिसकी पुरजोर आवाज़ उठाना चाहिए, महिलाएं लोग उतना पुरजोर आवाज़ नहीं उठाने में असमर्थ हो जाती है। या तो जो
बैठे हुए सामने में पदाधिकारी वो लोग दाब देते होंगे कि आपको जानकारी नहीं है, युवा है, युवा है। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार के अहम मुद्दे क्या क्या रहेंगे चुनाव में, और आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अहम मुद्दा है फुलवारी में मेन अतिक्रमण, जल निकासी, ये दो मुद्दा बहुत अहम है अच्छा। जनता के लिए। और रोजगार भी उपलब्ध, रोजगार भी अहम मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है। ये तो पूरे देश में ही है ना सर? देश बेरोजगारी हम तो जहाँ के लिए हम वहाँ के लिए सोचेंगे, लोग जहाँ के लिए वहाँ के लिए सोचे। अगर इसी सोचते चले जाए आदमी तो इसका निराकरण हो सकता है। बहुत सा निकाय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, उसको छोटी छोटी लोन देके। इस तरह की है, बहुत ठेला भेंडर है, उसको लोन देना है। कोई यहाँ पर इस तरह से बाजार नहीं है जो अस्थायी रूप से उसको लगाया जाए। आप आज घूमते होंगे फुलवारी में तो देखते होंगे कि रोड पर ही ठेला लगा के सारा सामान को बिक्री, जिससे आम जनता को कितना कठिनाई होता है, वो आप ही उस समस्या से जूझते होंगे। ये सब मुद्दा है इस चुनाव में। आप लोगों ने यहाँ पे आपके जो पूरा 5 साल आप लोगों ने बिताया एज ए उपसभापति, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किए स्वास्थ्य की चिंताओं को लेकर के, क्योंकि हमेशा गरीब लोगों को एम्स जाना या बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फुलवारी स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो फुलवारी नगर परिषद का जो जुडिक्शन है, तो 2 किलोमीटर के अंदर में ही आपको कई सरकारी हॉस्पिटल, कई प्राइवेट हॉस्पिटल, 4 किलोमीटर के अंदर में भारत का सबसे जो बड़ा हॉस्पिटल एम्स जिसको बोलते हैं वो है। लेकिन लोगों की कम जानकारी की वजह से कुछ समस्या आ जाती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग भी लगे रहते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा है। और हम लोग ये मदद करना चाहिए कि जो आपके पीछे लोगों क्षेत्र में गरीब गुरबा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल को लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उस आप देखते थे कि विधायक लोग, MP लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था कराता है। इस तरह से नगर परिषद को भी चाहिए था कि वार्ड पार्षदों लोगों को किस तरह से कुछ योजना तैयार करके हर वार्ड में एक एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिया जाता और उसकी देख रेख निगरानी वार्ड पार्षद के जिम्मे दे दिया जाता। तो हम समझते हैं कि सरकारी जो सुविधा है अस्पताल का, उसका लाभ गरीबों तक जरूर मिलता, क्योंकि बिना गाइडलाइंस के लोग अभाव में या तो ना जानकारी के रहने में भी स्वास्थ्य के चलते नुकसान हो जाता है। अगर इस तरह की व्यवस्था रहे, आने जाने की सुविधा अगर मिल जाए हॉस्पिटल में, वहाँ पर जैसे एम्स का बहुत बड़ा यह है, बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं कि हम क्या करें ना करें, कहाँ जाए, किस डॉक्टर के पास जाए। इसकी व्यवस्था हो जाए, जैसे जाते हैं कहीं पर घूमने तो गाइड रहता है ना, उस टाइप की व्यवस्था हो तो हम समझते हैं कि गरीब गुरबा के से ज़्यादा लाभ सरकारी अस्पताल से दिया जा सकता है। यहाँ पे जो अभी इलेक्शन होने वाला है उसमें आप अपना कंपटीशन किसी को मानते हैं, या सिर्फ जो है आपको लगता है कि नहीं मैं अपने काम के मुद्दे पे और मैं ही हूँ? यहाँ से निकाय चुनाव 2002 से शुरू हुआ है, और हम शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, और हम लगातार 20 साल से सामान्य सीट से जीतते आते हैं। तो हमको तो नहीं लगता कि किसी से मेरा कंपटीशन है। मैं अपने काम की क्षमता पर, व्यवहार पर, इंसानियत पर, जो यहाँ लोगों का प्यार मिला है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको किसी से कंपटीशन नहीं है। तो कितना कोऑर्डिनेशन आप लोगों का इसमें जो है कहते हैं नगर परिषद में होता है, और आगे जीत करके आएंगे तो कितना कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्योंकि ये तो पार्टी के स्तर पे होता नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत आती है क्या कोऑर्डिनेशन में? ना, फुलवारी में कोई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं होता है। कभी काम के लिए कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। वोट के अंदर सब आम सहमति से काम होते आया है कि कहीं कुछ ज़्यादा होता तो कहीं कुछ कम होता, लेकिन समान रूप से फुलवारी नगर परिषद में इस तरह की कोई बात विवाद नहीं हुआ है काम के प्रति। सब लोग मिला जुला के आम सहमति से यहाँ का विकास किया जाता है। महिलाओं के लिए कुछ आप लोग सोच रहे हैं क्या, क्योंकि महिलाओं को हमेशा झेलना पड़ जाता है, और ख़ास करके दबे कुचले समाज के महिलाओं को, वो SC हों, ST हों, OBC हो, माइनॉरिटी हों, उनका रोज़गार जैसे कि आपने जिक्र किया था अभी कि रोज़गार की कमी है, तो क्यों नहीं आप लोग उनके लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उसको आगे लेकर के आप लोग बढ़ते हैं? तो हम तो बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सभापति के। सभापति अगर यहाँ के लोगों को प्यार मिला, अगर जीते गए, तो इस पर दम जरूर से जरूर पला दूंगा। ये हमारा दम अपना विचार है। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जिस तरह से
बहुत सारे हालांकि स्कूल बनते हैं या हॉस्पिटल बनता है तो सभी समाज के लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप लोगों के पास में जीतने के बाद भी जो है नगर परिषद में तो उतना कुछ अलग से होता नहीं है फंड, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुस्लिम, तो आपकी नज़र में क्या अहम मुद्दे हैं खासकर माइनॉरिटी के जो इश्यूज़ हैं, और उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, और जीत करके आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद। और फुलवारी शरीफ नगर परिषद सूफी संतों की धरती एवं राजा अशोक का बगिया रहा है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है किसी की तरक्की के लिए। उसके बिना तरक्की को सोचना मूर्ख की बात है। लोग जो भी यहाँ के लोग प्रतिनिधित्व किए, हम भी पार्षद रहे हैं नगर परिषद में लगातार 20 साल से, लेकिन जो योजना बनना चाहिए था सही मायने में आवाम के लिए, वो योजना तैयार नहीं हुआ। सिर्फ गली नली यही सब सिमट कर रह गया है। जो शिक्षा प्राइमरी तौर पर आप लोग जिसे अभी आंगनबाड़ी के माध्यम से प्राइमरी शिक्षा दिया जाता है लोगों के बीच, तो सरकार को ये चाहिए या नगर परिषद के माध्यम से कोई इस तरह के फंड हो तो प्राइमरी के साथ साथ जैसे 4th क्लास 5th क्लास से लोगों की तकनीकी शिक्षा का भी उसमें स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आगे चल के रोजगार में वो कन्वर्ट करे। लेकिन क्योंकि आप देखिएगा मुसलमान के लोगों में शिक्षा का अभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लोग आर्थिक तंगी के कारण जो भी समझिए इसको, लड़का 7 साल 8 साल के रहता है तो उसको गैरेज में काम सीखने के लिए भेजा जाता है, एसी सीखने के लिए भेजा जाता है, फर्नीचर के काम सीखने के लिए। और यही काम हम शिक्षा के माध्यम से करेंगे तो वो अपना बालिग होते होते वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, जो कहते हैं, जो अभी सरकार का आह्वान है कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर सिर्फ बोलने से नहीं बनेगा, उसके लिए लोगों की व्यवस्था करना होगा। तो तालीम और इल्म के लिए ये बहुत बड़ा माध्यम होगा कि जो आंगनबाड़ी के माध्यम से, चाहे मदरसा के माध्यम से जो मुसलमान लड़कों को शिक्षा दिया जाता है, उसमें इल्म का भी, कौशल विकास योजना की तकनीकी शिक्षा भी बहुत अहम रखता है। अगर ये प्राप्त कर लेता है अपने बालिग होते होते तो उसको और रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। बड़ा विवाद चल रहा है, आप देख रहे हैं यूपी में आज इलेक्शन है पहले चरण का, और कल तक जो है कर्नाटक में जिस तरह का जो नाटक चलता रहा नकाब हिजाब को लेकर के, क्योंकि बाबा साहब ने सबको अपना संविधान में हक दिया है कि अपनी धार्मिक आज़ादी सबको है। तो हालांकि ये लड़ाई जो है कानून वर्सेस अगर जनता की होती कि कानून से लड़ रहे हैं, संविधान में कानून लाने के लिए लड़ रहे हैं, तो सिर्फ सरकार के साथ में हो सकती है, वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बात हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से एक मॉब आ जाता है और आकर के अटैक होता है इस तरीके से कि आप बोल नहीं सकते, आप ये मत कीजिए, हालांकि वही नन अगर पहनती हैं बुर्का तो कोई टेंशन नहीं, यहूदी ज्यूज़ जिनको बोलते हैं वो दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम अगर पहनते हैं तो एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बन जाता है। ऐसा क्या मसला है, किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह की मानसिकता डेवलप हो रही है यहाँ पे? देखिए, गलत मानसिकता के लोग हैं इसमें। कोई भी इंसान इस तरह की काम नहीं करेगा। अरे हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आके जात धर्म ये सब बना है, लेकिन दुनिया में जब तक नहीं कोई जात धर्म नहीं है, और अपना इंसान का जो खाने पीने और पहनने होने पर इस पर बाइंड नहीं होना चाहिए। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। स्कूल में एजुकेशन जो महिलाएं हैं अगर बहुत बढ़िया से ढक के जाती तो बहुत अच्छा से उसे संस्कार समझ में आता है। कम कपड़ा पहन के जाते हैं तब भी बात करते हैं कि ऐसे कर रहा, फुल कपड़ा भी पहन के जाते हैं तब भी बात कर रही है, तो गलत चीज़ है। ऐसा नहीं, वही मुल्क तरक्की करेगा जो शांति सद्भाव बना के रहेगा। जात मजहब उठ से अगर सोचेगा मुल्क तरक्की करेगा, और ऐसे लोग जब तक रहेंगे मुल्क तरक्की के बारे में सोचना मूर्ख की बात है, कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और न्यूज़ 4 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।